हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मनीष कोठारी आप सबका सीए फाउंडेशन के अकाउंटिंग की क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम चैप्टर 11 कंपनी अकाउंट्स कर रहे हैं और हमारा आज यूनिट 3 हम स्टार्ट करेंगे, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर क्या है, डिबेंचर कितने प्रकार के होते हैं, डिबेंचर को किस तरह से इश्यू किया जाता है और जब इसको रिफंड करना होता है वो पैसे को तो कैसे करते हैं, जो अलग अलग खर्चे होते हैं डिबेंचर इश्यू करने के उसके बारे में क्या करना है, डिबेंचर में इंटरेस्ट हमें पे करना है तो किस तरह से पे करना है, ये सारी चीजें जो है वो हम इस यूनिट के अंदर सीखेंगे। और हमें इस यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट का ओवरव्यू कुछ इस प्रकार है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें सीखना है टाइप्स ऑफ डिबेंचर। तो यहाँ पर 5 अलग अलग प्रकार के डिबेंचर्स हमें सिखाए जाएंगे, वैसे 10 सिखाए जाएंगे, लेकिन ये 5 अलग अलग पॉइंट से। एक तो सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मीन्स, देखिए डिबेंचर बेसिकली क्या है, कंपनी जो है वो उधार ले रही है किसके पास से, लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक के पास। हम जानते हैं कि कंपनी को जब बिजनेस करना है तो वो शेयर कैपिटल डिमांड करती है अलग अलग पब्लिक से। उसी तरह से जब ज्यादा फंड की आवश्यकता हो तो वो डिबेंचर के फॉर्म में पब्लिक के पास से फिर से डिमांड करेंगी, लेकिन इस बार वो कंपनी के अंदर लोगों को मालिक नहीं बनाएगी, वो क्रेडिटर्स बनाएगी और उनके पास से लोन लेगी। तो ये डिबेंचर जो है उसके अलग अलग प्रकार है। सिक्योरिटी के आधार पर जब कोई व्यक्ति लोन देता है तो ये कहता है कि भाई आप मुझे फंड रिफंड करोगे तो क्या गारंटी है कि आप मुझे ये पैसे वापस दोगे। तो कंपनी क्या कहती है कि भाई अगर बाई चांस कुछ लिक्विडेशन हुआ, हम अच्छी तरह से बिजनेस नहीं कर पाए, तो हमारी जो ये एसेट्स है, जैसे कि मशीनरी है, लैंड होगी, फैक्ट्री बिल्डिंग होगी या तो ऑफिस बिल्डिंग होगी, ये सब चीजों को जब हम बिकेंगे तो पहले आपको पेमेंट करेंगे। इसे बोलते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर। अगर ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं है तो उसे क्या कहेंगे, अनसिक्योर्ड डिबेंचर। फिर कंपनी ये बोलती है कि भाई ठीक है, आप अभी हमें लोन के तौर पर हम आपको दे रहे हैं, लेकिन जब 5 साल या 10 साल के बाद ये रिडीम होगा तो हम आपको हमारे शेयर्स आपको इश्यू करेंगे। ऐसी अगर कोई शर्त है तो उसे बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर। जो डिबेंचर्स कन्वर्टेबल नहीं है वो क्या है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। एक होता है परमानेंस। परमानेंस का मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी व्यक्ति जब शेयर लेती है कंपनी के तो वो जो है ये डायरेक्ट कंपनी को वापस शेयर नहीं कर सकता। वो क्या है, मार्केट में बेच सकता है, लेकिन कंपनी जब तक खुद बायबैक नहीं करती ये इसको वापस नहीं कर सकता। तो वो जो शेयर है उसकी कैपिटल है वो कैसे फॉर्म में है, इट इज परमानेंट इन नेचर। जब तक कंपनी लिक्विडेट नहीं होगी कम व्यक्ति को अपनी शेयर कैपिटल वापस नहीं मिलेगी। मतलब जो होल्डर है इज परमानेंस इन नेचर। लेकिन क्या ऐसे डिबेंचर हो सकते हैं कि भाई लोन देने वाला ये बोले कि भाई जब तक कंपनी चलती रहे मेरी लोन चलती रहे, ऐसा हो सकता है इरवेडेबल डिबेंचर में, लेकिन लॉ ने इसे प्रोहिबिट कर रखा है। तो जो भी होगा वो रिडीमेबल डिबेंचर होगा। रिडीम का मतलब क्या है, 5 साल या 10 साल जो भी पीरियड है उसके बाद कंपनी जो है वो डिबेंचर के जो भी फंड है वो डिबेंचर होल्डर को वापस करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिडेम्पशन। अब बात करते हैं निगोशिएबिलिटी। निगोशिएबिलिटी का मतलब क्या है, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जो व्यक्ति की खुद की स्वतंत्र होती है, वो उसको दूसरे की ओर ट्रांसफर नहीं कर सकते। मान लो आप लैंड लेते हो तो दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो, आप कोई शेयर लेते हो तो वो शेयर जो है वो दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो। तो क्या इसका निगोशिएशन किया जा सकता है। तो ज्यादातर कंपनियां जो भी डिबेंचर इश्यू करेगी वो होल्डर के नाम से करेगी। वो खुद होल्डर जो होगा
उसको डिबेंचर ट्रांसफरेबल अगर है तो उसको ट्रांसफर करने के लिए प्रोसेस करनी पड़ेगी। दूसरे व्यक्ति जो भी परचेजर है उसका नाम फिर वो डिबेंचर में लिखा जाएगा। लेकिन क्या कोई ऐसा डिबेंचर इश्यू कर सकता है कि सिर्फ आपके हाथ में सर्टिफिकेट हो और वो सर्टिफिकेट का जो बैरर है, जिसके हाथ में सर्टिफिकेट है, वो उसका मालिक हो जाए? लीगलिटी के आधार पर ये मना नहीं है, लेकिन साथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि भी नो कंपनी विल इश्यू ए बेरर इंस्ट्रूमेंट। मतलब क्या है कि अगर ऐसे बेरर जो भी हाथ में जिसके है उसको उतना फंड मिलना चाहिए, ऐसा प्रॉमिस सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक दे सकती है करेंसी नोट के बारे में। तो प्रैक्टिकली बेरर डिबेंचर कभी इश्यू नहीं। यस, हमें समझने के लिए ये अच्छी बात है कि हमें पता ना होना चाहिए कि व्हाट इज बेरर डिबेंचर्स। अब बात करते हैं प्रायोरिटी की। देखिए, कोई भी व्यक्ति है वो हमेशा अपने पैसे जब वो दूसरे को देता है, एज ए लोन देता है, एज ए डिपॉजिट देता है, जो भी देता है, तो वो सोचेगा कि भाई ये पैसे वापस आने में कोई दिक्कत तो नहीं है। कंपनी बोलती है कि भाई अगर हम आपको डिबेंचर का फंड वापस नहीं कर पाए तो ये जो हमारी एसेट्स है उसको लिक्विडेट करके हम आपको अपना आपका पैसा वापस दे देंगे। आपका अधिकार ये एसेट पर पहला रहेगा, तो इसे बोलते हैं फर्स्ट मॉर्गेज। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कंपनीज जो है वो उन्होंने कहीं और से भी लोन लेके रखी है। मान लो उन्होंने बैंक से ली है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेके रखी है, तो जो भी उसका एसेट्स है, जैसे कि फिक्स एसेट है या तो फिर प्लांट इक्विपमेंट वगैरह है, मशीनरी है, व्हीकल्स है, ये सारी चीजें मान लीजिए कि उन्होंने लोन लेके रखी है, तो उसके ऊपर लोन देने वाले का पहला अधिकार है। तो डिबेंचर होल्डर को बोलते हैं क्या आप हमें एसेट दो, इन लोगों को देने के बाद जो पैसा रियलाइजेशन में आएगा वो चार्ज आपका रहेगा। दिस इज कॉल्ड सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर। तो इस प्रकार से कुल 5 टाइप के डिबेंचर होते हैं और ये 5 के आधार पर यस और नो करते जाइए, आपको 10 प्रकार के डिबेंचर मिलेंगे, जिसे हमें ब्रीफ में समझना है। ये सारी चीजें एक समान ही होगी, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। कि हमने देखा कि भी कंपनी को बिजनेस चलाने के लिए प्राइमरीली वो क्या करते हैं, शेयर कैपिटल इश्यू करते हैं और फंड रेज करके बिजनेस एक्टिविटी करते हैं। लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं तो क्या होता है कि जो कंपनी के मालिक होते हैं उसको भय रहता है कि अगर शेयर्स है वो ज्यादा लोगों के पास गए तो हमारी जो ऑनरशिप है वो धीरे धीरे हाथ से जाती है। इसीलिए वो क्या करते हैं, कॉर्पोरेट टर्न्स टू डेट फाइनेंसिंग थ्रू वेरियस मीन्स। डेट माने उधार लेना। अब ये डेट फाइनेंसिंग के लिए किसके पास जा सकते हैं? ऑब्वियसली बैंक के पास जा सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, गवर्नमेंट के कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं उसके पास जा सकते हैं, और प्राइवेट प्लेसमेंट यानी कि कोई प्राइवेट अगर इन्वेस्टर है तो वो भी जा सकते हैं। अगर अभी आप शार्क टैंक इंडिया देख रहे हो तो आपको डेट फाइनेंसिंग इजीली समझ में आ जाएगा। इट इज नथिंग बट टू टेक अ लोन। तो किस तरह से कंपनी फंड रेज करती है, या तो शेयर कैपिटल के थ्रू और या तो डेट फाइनेंसिंग के थ्रू। इसके अलावा ढेर सारी चीजें हैं जो आप सीए करते करते इंटर और फाइनल में पढ़ोगे। बहुत सारे नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट है थ्रू विच कंपनी कैन रेज द फाइनेंस। नाउ issuing debt instrument by offering the same for public subscription is one of the source of financing the business activity. तो ये डेट इंस्ट्रूमेंट है बाय ऑफरिंग द सेम फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। मतलब लोगों को बोलना, इससे क्या होता है, मान लो कि रिलायंस को फंड की जरूरत है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 1000 CR। अब इतनी बड़ी अमाउंट कोई एक साथ इन्वेस्ट करने में हिचकेगा, या तो कोई बैंक भी नहीं सोचेगी कि चलो अभी ऑन द स्पॉट 1000 करोड़ इसको नहीं देना है, तो क्या होगा? इसीलिए वो पब्लिक के पास जाते हैं। पब्लिक के पास जाते हैं तो क्या होता है, जब नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स ज्यादा हो जाते हैं तो दोनों लिए रिस्क कम हो जाता है।
So that is the benefit to the debenture holder. Debt financing does not only help in reducing the cost of the capital but also helps in designing appropriate capital structure of the company. ये कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में आपको पूरा एक विषय मतलब एक पूरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे जब आप इंटर और फाइनल में आएंगे। ये कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे रखती है कंपनी, कभी कितनी डेट रखनी चाहिए, कितने प्रेफरेंस शेयर इश्यू करने हैं, कितनी लोन लेनी है, तो जिस प्रकार से कंपनी की आवश्यकता होती है कैपिटल स्ट्रक्चर रखा जाता है। डिबेंचर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट issued by the company to raise funds for the business। कि ये बहुत ही पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है और बहुत पुराना भी है। सालों से कंपनियां इसके माध्यम से फंड रेज कर। इसका मीनिंग क्या है? The most common method of supplementing the capital available to the company is to issue debenture, which may either be simple or naked, carrying no charge on asset, or mortgage debenture, carrying either a fixed or a floating charge on some or all of the assets of the company। ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिबेंचर को समझने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो क्या है, ये कॉमन मेथड है, मतलब बहुत सारी कंपनियां इसका इस्तेमाल करती है। तो दूसरा कि आइदर इट बी सिंपल, मतलब ये सिर्फ डेट होगा, इसके सामने कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, तो इसे क्या कहते हैं, नेकेड कैरिंग नो चार्जेस ऑन एसेट्स। जैसे हमने पहले पढ़ा कि भाई सिक्योर डिबेंचर है तो उसमें कोई ना कोई एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट किया जाता है, जबकि जहां पर सिंपल डिबेंचर होता है वहां पर कोई चार्ज नहीं होता है। आप इसे अनसिक्योर्ड डिबेंचर भी कह सकते हो। और मॉर्गेज डिबेंचर, मॉर्गेज डिबेंचर क्या, जिसके ऊपर कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया है अपनी फिक्स एसेट या तो दूसरे को एसेट पर, कैरिंग आइदर ए फिक्स्ड और ए फ्लोटिंग चार्ज। ये दोनों का मतलब समझ लीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये आपके नॉलेज को बहुत बढ़ावा देती है, इसलिए मैं डिटेल में जा रहा हूं इसमें। फिक्स चार्ज का मतलब क्या होता है कि कंपनी की कुछ एसेट्स, लेट्स टेक एसेट जो है, मान लीजिए कि कंपनी के पास लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, वेसल्स, तो ये सारी चीजों के ऊपर जो कि फिक्स्ड इन नेचर है उसके ऊपर जो चार्ज रहेगा दैट विल बी द फिक्स्ड चार्ज। फ्लोटिंग का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई कंपनी ये कहती है कि भाई हमारे पास एवरेज इन्वेंटरी स्टॉक जो रहता है वो 1000 शेयर का रहता है, हम आपको इसका ऊपर चार्ज क्रिएट करके देते हैं कि अगर कुछ हुआ तो हम ये स्टॉक वगैरह को बेचकर सबसे पहले पैसा आपको वापस करेंगे। ऐसे संजोगों में अब स्टॉक जो है वो तो कोई एक जगह पर तो नहीं रखा जाता, वो क्या होता है, उसका रोटेशन होता है। तो मान लीजिए कि कंपनी है, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी ये कहती है कि भाई हम एट ए टाइम हमारे पास 2000 कार्स तैयार रहती है, ये कार के ऊपर हम आपको फ्लोटिंग चार्ज देते हैं। उसका मतलब क्या है कि जो भी कार सेल होती जाएगी उसकी जगह पर नई मैन्युफैक्चर्ड कार आती जाएगी, मतलब अंडरलाइन जो सिक्योरिटी है उसके अंदर बदलाव हो सकता है। ऐसे चार्ज को फ्लोटिंग चार्ज कहा जाता है। सो इस प्रकार की बातें डिबेंचर के अंदर हो सकती है। अब डिबेंचर है क्या, डिबेंचर इज अ बॉन्ड इश्यूड बाय ए कंपनी अंडर इटसेल्फ एक्नॉलेजिंग ए डेट and containing provisions as regards repayment of the principal and interest। देखिए, एक छोटा सा सेंटेंस है लेकिन बहुत सारी बातें इसमें कह दी गई। पहली बात तो क्या है, इट इज अ बॉन्ड इश्यूड बाय कंपनी। इश्यू कौन करता है, कंपनी। अंडर इट सेल, मतलब कंपनी को जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करना है तो अपना सेल का इस्तेमाल करता है। एक्नॉलेजिंग ए डेट, मतलब कंपनी स्वीकार करती है कि हमने आपके पास से उधार लिया है, तो कंपनी अगर फंड वापस नहीं करेगी तो आपके पास ये अधिकार है कि आप कोर्ट में जाके साबित कर सके
कि देखिए ये हमारे पास रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है, ये कंपनी ने हमारे पास से लोन लिया था, वो वापस नहीं कर रही है, तो योर ऑनर आप कंपनी को सजा कीजिए और हमें हमारा पैसा वापस दिलवाइए। ऐसी चीजें हो सकती है। दैट्स व्हाई इट इज एक्नॉलेजिंग ए डेट एंड कंटेनिंग प्रोविजन, मतलब इसमें सभी शर्तें होगी। शर्तें कौन सी होगी? रीपेमेंट कब होगा, 5 साल, 8 साल, 10 साल, कब, प्रिंसिपल कितना वापिस मिलेगा, हम आगे देखेंगे। कि मान लीजिए कि 100 रुपीज का डिबेंचर है, इसको प्रीमियम पर भी रिडम्पशन होता है तो वो 105 भी मिलेगा। तो ऐसे संजोगों में प्रिंसिपल कैसे वापस मिलेगा एंड इंटरेस्ट कितना। मान लो 100 रुपए का डिबेंचर है, कंपनी कहती है 8% डिबेंचर, तो हर साल कंपनी 8 रुपीज इसके ऊपर डिबेंचर इंटरेस्ट पेड करेगी। So, if a charge has been created on any or any of the entire asset of the company, the nature of the charge and the asset charge are described there. मतलब कि अगर कंपनी ये कहती है कि ये हमारी फिक्स एसेट पर डिबेंचर होल्डर का चार्ज है, तो उसको वो सर्टिफिकेट में लिखना है कि ये पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन वाली, मान लो लैंड है तो लैंड के बारे में पूरा लिखना है, ये कौन से सर्वे नंबर पर है, कितना इसका मेजरमेंट है, प्लॉट नंबर वगैरह सब चीज इसमें आ जाएगी। नाउ अब बात करते हैं कंपनीज एक्ट की। सेक्शन 2 क्लोज 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस डिबेंचर एज ए डिबेंचर इंक्लूड्स, मतलब डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं है, इंक्लूड्स माने एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है कि कौन सी चीजों को आप डिबेंचर मान सकते हो। इट इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, bond, or any other instrument of a company evidencing a debt, whether constituting a charge on the asset of the company or not. My dear friends, अब लॉ जो होता है, कायदा, उसकी ब्यूटी को यहाँ पर समझिए। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि लॉ के वायलेशन के लिए कुछ और नाम से इंस्ट्रूमेंट इश्यू करते हैं। वो बोलते हैं कि ये डिबेंचर है ही नहीं, इसे हम लोन नोट या प्रोमिसरी नोट ऐसा कुछ भी नाम दे देते हैं। तो उसके लिए जो लॉ जब बनाया गया तो कंपनीज एक्ट में ये डेफिनेशन को विस्तृत कर दिया गया। डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, माने स्टॉक के नाम से इश्यू करो, बॉन्ड्स, बॉन्ड के नाम से इश्यू करो, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट यानी लोन नोट, प्रोमिसरी नोट, वॉट एवर यू टेल ऑफ ए कंपनी एविडेंसिंग ए डेट, मतलब जो कंपनी ने लोन लिया है उसका पुरावा दे सके ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट है, वेदर कंस्टिट्यूटिंग ए चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी और नॉट, मतलब कंपनी की एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट करे या ना करे, ये सारी चीजें डिबेंचर है। तो इसका मतलब सिंपली क्या है कि ये डिबेंचर में बहुत सारी चीजें आ जाएगी। एग्जाम में पूछा गया कि कंपनी हैज इश्यूड ए बॉन्ड, डेट बॉन्ड विथ 7% इंटरेस्ट, तो सेम एंट्री होगी जैसे हम डिबेंचर की सीखने वाले हैं। ओके, देयर विल नॉट बी एनी चेंज। So it is clear from the definition that debenture may be secured debenture or unsecured debenture. Yes, दोनों can be हो सकते हैं, ये लिखा है कहाँ पे, कंपनीज एक्ट के अंदर। अब एक महत्वपूर्ण यहाँ पर चीज रखी गई है, नो कंपनी shall issue any debenture carrying any voting rights। अब voting rights क्या है, इसका जिक्र मैं कर चुका हूं, फिर भी कर रहा हूं। वोटिंग राइट माने कि कंपनी जब निर्णय लेती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो उसको भी अपने निर्णय जो भी उन्होंने डिसीजन लिए हैं उसमें बहुत सारे कंपनीज लॉ में डिसीजंस होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, उसे उनको अप्रूव करवाना पड़ता है। किसके पास से? शेयर होल्डर के पास। कहाँ कराएंगे? जनरल मीटिंग में। आमतौर पर ये एनुअल जनरल मीटिंग में होता है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में भी हो सकता है।
तो यहाँ पर ये जो शेयर होल्डर है वो उसमें अपना वोट देंगे कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सो दे आर हैविंग शेयर्स विथ वोटिंग राइट्स। लेकिन यहाँ पर डिबेंचर होल्डर जो है वो लोन देने वाला व्यक्ति है, उसको कोई वोटिंग राइट्स नहीं दिया जाता। नो कंपनी शेल इश्यू एनी डिबेंचर कैरिंग एनी वोटिंग राइट्स। ट्रू एंड फॉल्स में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फीचर्स ऑफ डिबेंचर। कौन से फीचर होते हैं डिबेंचर के, किसको डिबेंचर कहेंगे। तो आपको इंस्ट्रूमेंट मान लो कोई हाथ में आया और आप जब उसका स्टडी करोगे तो आप ये बोल सकते हो कि दिस इज द नेचर ऑफ द डिबेंचर। ऊपर नहीं लिखा है डिबेंचर है, लेकिन कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट ये ऐसा बनाया कि इसमें डिबेंचर्स के फीचर्स हैं, तो इट कैन बी गवर्न्ड अंडर द कंपनीज एक्ट सेक्शन 30। ओके, सो पहली बात तो क्या है कि इसका एक फीचर है, इट इज अ डॉक्यूमेंट विच एविडेंस ए लोन मेड टू ए कंपनी। मतलब कि ये कंपनी को लोन देने वाला एविडेंस बता रहा है, तो वो डिबेंचर में हो सकता है। इट इज अ फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी, मतलब इंटरेस्ट रेट लिखा होगा 7%, 8% वगैरह। वेयर इंटरेस्ट फॉल्स ड्यू ऑन ए स्पेसिफिक डेट्स। देखिए, इंटरेस्ट जो पेमेंट होता है आमतौर पर कंपनी ईयरली पेमेंट कर सकती है, हाफ ईयरली कर सकती है, क्वार्टरली कर सकती है, मंथली भी कर सकती है, डिपेंड्स। ये फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी वो भी इसके अंदर लिखा हो। इंटरेस्ट इज पेएबल एट ए प्रीडिटरमाइंड फिक्स रेट रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट हो या ना हो, उससे डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट के अधिकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी को उसको इंटरेस्ट देना ही है। The original sum is repaid at a specific future date, मतलब रिडम्पशन की डेट फिक्स होनी चाहिए। जैसे आगे हमने देखा कि भाई परमानेंस में कोई ऐसा नहीं चलता कि भाई ये जब तक कंपनी चलेगी ये डिबेंचर चलेगा, नो, इट मस्ट हैव a specific future date or it is converted into shares or other debentures। yes, ये कंपनी यह कह सकती है कि 5 साल के बाद हम आपका इसको कन्वर्जन कर देंगे इक्विटी शेयर्स के अंदर। It may or may not create a charge on the asset of the company as security। एसेट के ऊपर चार्ज हो सकता है या नहीं हो सकता। It can be generally be bought or sold through stock exchange at a price above or below its face value। फेस वैल्यू मान लीजिए कि कंपनी ने इश्यू किया है डिबेंचर 100 रुपीज, तो स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें मार्केट प्राइस चलता है। तो अगर अबव प्राइस है ये 110 रुपया भी हो सकता है, 90 रुपीज भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द कंपनीज वैल्यू एंड कंपनीज वर्किंग, ये प्राइस चेंज होता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल है, आपको अच्छी तरह से इसको समझ लेना है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन थियरी में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन डिबेंचर एंड शेयर्स, दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं, डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स, मतलब ये लोग लोन देने वाले हैं। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स। ये मैं जो लाइन कर रहा हूं इसका मतलब क्या है कि आप अगर पूरी लाइन याद नहीं रख सकते तो क्रेडिटर और ऑनर इतना याद रख के आप अपने शब्द में ये लिख सकते हो। ये आपको जो कीवर्ड होता है, माय डियर फ्रेंड्स, हमारा सिलेबस इतना वास्ट है कि हमें अलग अलग तरीके ढूंढने पड़ते हैं। इसमें कीवर्ड्स जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है कि भाई आप अगर ये शब्द का इस्तेमाल करके बाकी सभी चीजें अपने हिसाब से लिखोगे तो भी एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। सो हियर दे आर द क्रेडिटर्स। दूसरा, डिबेंचर होल्डर्स हैव नो वोटिंग राइट्स, जबकि शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क है। डिबेंचर इंटरेस्ट इज जनरली पेड एट अ प्री डिटरमिन्ड फिक्स रेट। इंटरेस्ट जो है वो फिक्स रेट पे होता है। इट इज पेएबल वेदर देयर इज ओनली प्रॉफिट और नॉट। Debentures rank ahead of all type of the shares
फेयर पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ड्यू ऑन देम। मतलब प्रेफरेंस शेयर पर भी अगर इन जो डिविडेंड देना है उससे पहले आपको किसको देना है, डिवेंचर होल्डर्स को। Dividend on equity shares is paid at a variable rate which is vastly affected by the profit of the company. However, dividend on preference shares is paid at a fixed rate. So, इक्विटी शेयर पर डिविडेंड जो होता है वो वेरिएबल रेट से होता है। चलिए 4 नंबर पर आते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आर द चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट हो या ना हो ये इंटरेस्ट देना है, इसका मतलब क्या है, इट इज चार्जेस अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड दे आर डिडक्टेबल एज एन एक्सपेंस इन डिटरमाइनिंग टैक्सेबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। इसके बारे में मैं बाद में बात करता हूं। डिविडेंड्स आर एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। हमने पार्टनरशिप का अकाउंट देखा था, हम क्या करते थे, पहले हम पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस बनाते, फिर जो प्रॉफिट बचता था उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है उसे हम क्या कहते थे, एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। सेम वे कंपनी में क्या होता है, डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट और ये कंपनी की टैक्सेबिलिटी के अंदर इम्पैक्ट नहीं है। अब मैं टैक्सेबिलिटी के बारे में आपको 2 मिनट में बात करता हूं। अब समझ लीजिए टैक्स क्या होता है। अरे तो मैंने गंभीर प्रश्न पूछ लिया, व्हाट इज टैक्स। टैक्स माने जो भी कंपनियां, इंडिविजुअल या तो कोई भी व्यक्ति को जब इनकम होती है तो गवर्नमेंट बोलती है कि भाई इस देश को चलाने के लिए कुछ रुपया जो है आपकी इनकम में से हम आपके पास से लेकर लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए यूज करेंगे। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनेगा, इससे लोगों को हम पीने का पानी मुहैया कराएंगे, इससे लोगों की आबादी में सुखाकारी में वृद्धि होगी। तो कोई भी इनकम जब होती है, कंपनी को भी होती है, इंडिविजुअल को भी होती है, सबके पास से टैक्स वसूला जाता है। तो जब टैक्स होता है तो उसमें क्या होता है, मान लो कि कोई कंपनी ने 100 CR का प्रॉफिट किया तो गवर्नमेंट को 30% के हिसाब से 30 CR टैक्स देना पड़ेगा। आपका डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है, वो डिबेंचर का इंटरेस्ट जो है ना, वो कंपनी के लिए एक एक्सपेंस है। कंपनी बोलेगी कि भाई ये तो मेरा खर्चा है, तो क्या होगा कि जितना भी इंटरेस्ट, मान लो प्रॉफिट जो है वो 100 CR प्रॉफिट लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा अलग से समझा रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। 100 CR है प्रॉफिट। अभी डिबेंचर होल्डर को हमने इंटरेस्ट पेमेंट नहीं, डिबेंचर होल्डर को 10 CR हमें इंटरेस्ट पे करना। तो क्या होगा, ये 100 CR में से 10 CR माइनस करेंगे और कंपनी का प्रॉफिट क्या बनेगा, 90 CR। यहां बात करते हैं इक्विटी की। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर पेइंग ऑल द डिबेंचर होल्डर्स देयर इंटरेस्ट 100 CR रुपीज जो है वो कंपनी का प्रॉफिट मान लीजिए है। अब कंपनी ये तय करती है कि हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करेंगे कितना, 10 CR। तो ये 10 CR टैक्स पर्पज से इनको माइनस नहीं मिलेगा, इनको ये पूरा 100 करोड़ पर टैक्स पे करना है। अगर 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो इनको 30 CR पे करना है। यहाँ पर 30% टैक्स रेट है तो इनको 27 CR पे करना है। सो हाउ टैक्स स्ट्रक्चर वर्क्स, माय डियर फ्रेंड, हम थोड़ा लंबे चले गए इसमें। तो यहाँ पर हमें समझना क्या है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आर द चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट्स एंड दे आर डिडक्टेबल एज एन एक्सपेंस इन डिटरमाइनिंग टैक्सेबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। यहाँ पर क्या है, डिविडेंड्स आर एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट एंड दीज आर नॉट डिडक्टेबल इन डिटरमाइनिंग टैक्सेबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। चलिए 5 नंबर पर आते हैं। There are different kind of debenture such as secured, unsecured, redeemable, irredeemable, registered, bearer, convertible and non-convertible.
लेकिन शेयर्स जो है वो सिर्फ दो प्रकार के हैं, एक तो इक्विटी शेयर्स है और दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स है। दूसरा, इन द कंपनीज बैलेंस शीट डिबेंचर आर शोन अंडर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। कंपनी का बैलेंस शीट हम पूरा पढ़ेंगे, बनाएंगे, समझेंगे, सब कुछ करेंगे, तो इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग के हेड के नीचे ये दिखाया जाएगा डिबेंचर। जबकि इक्विटी शेयर जो होता है, शेयर्स आर शोन अंडर शेयर होल्डर्स फंड, डिटेल इन शेयर कैपिटल नोट्स टू। Debenture can be converted into other debenture or shares as per the terms of the issue of debentures. Shares cannot be converted into other shares in any circumstances. दूसरा, डिबेंचर कैन नॉट बी फॉरफिटेड। अभी हमने फॉरफिचर समझा था पिछले यूनिट में कि शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। At maturity, debenture holders get back their money as per the terms and condition of the redemption. तो अभी हमने समझा कि भाई इसमें सब कुछ चीजें लिखी रहती है। इक्विटी शेयर होल्डर्स के मामले में कैन नॉट गेट बैक देयर मनी बिफोर द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। They can trade the share but not directly from the company. However, preference shareholders can get back their money before liquidation. मतलब preference shareholders का पेमेंट किया जा सकता है। Last में, at the time of the liquidation, debentures holders are paid off before the shareholders. At the time of liquidation, shareholders are paid at last. Shareholders को लास्ट में पेमेंट किया जाता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर के। यस, टाइप्स ऑफ डिबेंचर जैसा हमने पहले देखा था ओवरव्यू में कि 5 प्रकार के डिबेंचर्स होते हैं। सिक्योरिटी के आधार पर कन्वर्टिबिलिटी, परमानेंस, नेगोशिएबिलिटी एंड प्रायोरिटी। सबसे पहले बात करते हैं सिक्योरिटी के आधार पर डिस्क्रिप्शन। इसमें दो प्रकार होंगे, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड का मतलब क्या है? दिस डिबेंचर आर सिक्योर्ड बाय चार्ज अपॉन सम और ऑल एसेट ऑफ द कंपनी। चार्ज क्या है? चार्ज यह है कि कोई भी एसेट्स होती है उसके ऊपर जब कंपनी ये लिख कर देती है कि कोई संजोगों में ये जब लिक्विडेशन का वक्त आएगा तो ये एसेट बेचकर सबसे पहले हम आपको पेमेंट करेंगे, तो इस प्रकार का कंपनी के द्वारा दिया गया वचन यानी कि बाहेंधरी आप जिसे कहे, वॉटएवर इसे कहे, इसे जनरल टर्म्स में चार्ज बोला जाता है। सो देयर आर टू टाइप ऑफ द चार्जेस, फिक्स्ड चार्जेस एंड फ्लोटिंग चार्जेस। फिक्स्ड चार्जेस इज अ मॉर्गेज ऑन स्पेसिफिक एसेट। जिससे मैंने बात कही थी कि लैंड होगी, बिल्डिंग होगा, पर्टिकुलर मशीन होगा, या तो कोई भी प्लांट होगा, तो ये स्पेसिफिक एसेट होगा। This asset cannot be sold without the consent of the debentures holder. The sale proceeds of these assets are utilized first for repaying debentures holder. मतलब इसको जब सेल किया जाएगा तो सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स को पैसा दिया जाएगा। The floating charges generally covers all assets of the company including future one. जैसे मैंने बात कही थी स्टॉक की, जो स्टॉक के ऊपर क्या होगा, कंपनी का जो कंपनी चार्ज रेट करके देती है इन फेवर ऑफ द डिबेंचर होल्डर, इट इज फ्लोटिंग रेट। तो इसमें क्या होगा कि चलो अभी का स्टॉक बेच दिया तो जो नया स्टॉक होगा दैट विल बी द फ्यूचर वन, जो कि आने वाला है, उसके ऊपर भी डिबेंचर होल्डर का चार्ज रहेगा। अब ये सिक्योर्ड डिबेंचर था। इसी प्रकार का है अनसिक्योर्ड और नेकेड डिबेंचर। दिस डिबेंचर आर नॉट सिक्योर्ड बाय एनी चार्ज अपॉन एनी एसेट्स। मतलब कोई भी एसेट पर कोई चार्ज नहीं है, सिंपल एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है कि आपका पैसा हमने लिया है, इतने वक्त पर इतने इंटरेस्ट के समेत हम आपको चुका देंगे। A company merely promises to pay interest on due dates and to repay the amount due on the maturity date. मतलब यहाँ पर सिर्फ एक वचन होता है, हम आपको पैसा वापस कर देंगे। These types of the debenture are very risky from the viewpoint of investors. इश्यू करने वाले कंपनी के लिए ये बढ़िया प्रकार है, लेकिन ये क्या है कि बहुत ही स्टैंडर्ड कंपनी होती है
इस पर लोग आंख बंद करके भरोसा रखते हैं, जैसे कि टाटा ग्रुप है भारत में, तो ऐसे लोग जो है वो अनसिक्योर्ड डिबेंचर इश्यू करते हैं तो भी वो चल सकता है। अदरवाइज लोग उतनी आसानी से, कोई नया मान लो कंपनी है तो ऑन द स्पॉट भरोसा करके इनके डिबेंचर प्रेफर नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कन्वर्टेबिलिटी। कन्वर्ट Convertible debenture क्या है? These debentures which will be converted into equity shares either at par or a premium or a discount after a certain period of time from the date of its issue. These debentures may be fully or partially convertible. Fully का मतलब क्या है कि मान लो कि 100 रुपीज के शेयर्स है, अब ये 100 रुपीज का डिबेंचर है और ये रिडीम हो रहा है मार्केट के अंदर। शेयर्स के प्राइस जो है वो 20 रुपीज चल रहा है, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, लेकिन प्राइस 20 चल रहा है। तो कंपनी क्या करेगी, एक डिबेंचर के सामने 5 शेयर इश्यू करेगी, 1:5। दिस इज फुल्ली कन्वर्टिबल, मतलब जितनी भी राशि आई डिबेंचर की उसका कर दिया कन्वर्ट। दूसरा ऑप्शन क्या है, पार्शियली कन्वर्ट। पार्शियली का मतलब क्या होता है कि कंपनी बोलेगी कि एक डिबेंचर के सामने हम एक शेयर देंगे, बाकी जो भी अमाउंट बचेगा उसको हम कैश में पेमेंट करेंगे। दिस इज कॉल्ड पार्शियल कन्वर्जन। तो ये 100 रुपीज जो होता है रिडम्पशन वैल्यू, उसका पूरा यूटिलाइजेशन नहीं होगा, दैट विल बी द पार्शियल कन्वर्जन। In future, these debenture holders get a chance to become the shareholder of the company. यहाँ पर कंपनी जो है वो अच्छा काम करती है तो शेयर होल्डर्स को बहुत ही फायदा होता है, क्योंकि उनको कम दामों में शेयर्स मिलते हैं और मार्केट पर बेचने से इसे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अब नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब क्या है? These are debentures which cannot be converted into shares in the future. As per the terms of the issue, these debentures are repaid. सिंपली कंपनी पैसों को वापस कर देगी, कोई कन्वर्जन नहीं होगा। अब थर्ड वन है इन द फॉर्म ऑफ परमानेंस redeemable debenture. These debentures are repayable as per the terms of the issue. For example, after 8 years from the date of issue. तो उसके बाद इसको रिपे कर दिया जाएगा। Irredeemable. These debentures are not repayable during the lifetime of the company. These are also called perpetual debentures. These are repaid only at the time of the liquidation. चलिए एक और प्रकार निगोशिएबिलिटी के आधार पर, these debentures are payable to a registered holder whose name, address and particular of holding is recorded into the register of the debenture holders. These are not easily transferable. The provision of the Companies Act 2013 are to be complied with for effecting transfer of these debentures. इसके लिए पूरा कंपनीज एक्ट के अंदर ब्यौरा है, उसके रूल्स के अनुसार हमें कार्य करना होता है। डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेड either to the order of a registered holder as expressed in the warrant issued by the company or the bearer of the interest coupons. कंपनी दोनों प्रकार के इंटरेस्ट जिस तरह से टर्म्स में लिखा होगा डिबेंचर में, उस तरह से या तो बेरर मतलब जिसको ये मिलेगा उसको अपना इंटरेस्ट का पैसा कन्वर्ट करवा सकता है। दिस इज अबाउट द थिंग्स। बेसिकली क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, ये अभी कंपनियां सब डिबेंचर होल्डर के बैंक अकाउंट नंबर ले लेती है, डायरेक्टली क्रेडिट हो जाता है वहां पर। तो बहुत जगह पर तो ये वारंट वगैरह इश्यू ही नहीं होता है, डायरेक्ट क्रेडिट हो जाता है। नाउ बेरर डिबेंचर। These debentures are transferable by delivery. These are negotiable instrument payable to the bearer. No kind of record is kept by the company in respect of the holder of the such debenture. Therefore, the interest on it is paid to the holder irrespective of any identity. No transfer deed is required for transfer of such debentures. तो ऐसे भी डिबेंचर होते हैं। चलिए अब प्रायोरिटी की बात करते हैं। फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर, these debentures are payable first out of the property charge.
अगर कोई और की ऑलरेडी मॉर्गेज है, फर्स्ट चार्ज है, तो सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर मिलेंगे। दिस डिबेंचर्स आर पेएबल आफ्टर सेटिस्फाइंग द फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर। तो इस तरह से ये अलग अलग 10 प्रकार के डिबेंचर्स हमने देखे। अब मेन बात आती है कि भाई इश्यू ऑफ डिबेंचर कैसे करेंगे, उसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगी। देखिए यहाँ पर अलग अलग 6 प्रकार के डिबेंचर्स की बात की गई है। इसका एक छोटा सा चार्ट यहीं पर बना लेते हैं कि किस तरह से ये होता है। एक तो है डिबेंचर इश्यू, और दूसरा है रिडेम्पशन। इश्यू एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। पहले इसको समझ लेते हैं। अगर 10 रुपए का डिबेंचर है और 10 रुपये में ही वो कंपनी दे देती है, देन इट इज कॉल्ड एट पार। अगर 10 रुपए का डिबेंचर है, फेस वैल्यू, कंपनी उसे 8 रुपये में इश्यू करती है, दैट इज इश्यू प्राइस, तो इसे एट ए डिस्काउंट बोला जाएगा। अगर फेस वैल्यू 10 रुपीज है और कंपनी इश्यू प्राइस 11 रुपीज लेती है, तो इसे प्रीमियम पर बोला जाएगा। रिडेम्पशन में भी सेम चीज होगी। रिडेम्पशन में क्या है, या तो एट पार हो सकता है, एट पार और ए डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, रेयर केस में लोग ये स्वीकार करते हैं कि 10 रुपए का फेस वैल्यू वाला डिबेंचर जब रिडेम्पशन होगा 5 साल 8 साल के बाद, तो अगर 10 रुपया ही दिया जाएगा तो एट पार कहलाएगा, लेकिन अगर 9 रुपया दिया जाएगा तो उसे डिस्काउंट बोलते हैं। ये मतलब थियरी में है, प्रैक्टिकली नहीं हुआ। तो इसमें दूसरा प्रकार है प्रीमियम, मतलब कि 10 रुपए के फेस वैल्यू वाला 11 रुपये या 12 रुपये में दिया जाएगा। तो यहाँ पर एट पार के अंदर दो अमाउंट हमने चीजें दिखी। सेम चीजें डिस्काउंट को भी लागू होती है कि भाई डिस्काउंट पर इश्यू किया गया, रिडेम्पशन हुआ एट पार और डिस्काउंट पर, या तो डिस्काउंट पर इश्यू हुआ है और प्रीमियम पर रिडेम्पशन हुआ है। तीसरा है प्रीमियम पर इश्यू हुआ है और रिडेम्पशन होता है एट पार और डिस्काउंट पर या प्रीमियम के। तो यहाँ पर कुल 6 प्रकार के डिबेंचरों की चर्चा है। तो रिडेम्पशन में ये दोनों में से एक ऑप्शन रहेगा और इश्यू में ये तीनों में से कुल मिलाकर 6 ऑप्शन। सो डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, प्रीमियम, पार, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, प्रीमियम, प्रीमियम, प्रीमियम। कुल कुछ इस प्रकार की एंट्रियां कैसे होगी वो हम देखते हैं। यहाँ पे नोट में लिखा है रिडम्पशन एट ए डिस्काउंट मे बी ए रेयर सर्कमस्टेंसेस इन अ प्रैक्टिकल लाइफ। कोई ऐसा नहीं स्वीकार। चलिए जनरल एंट्री कैसे होगी। हर एक प्रकार की अलग तरीके से जनरल एंट्री होती है। तो पहली जो है वो जनरल एंट्री इन ईच ऑफ द अबव केसेस आर डिस्कस्ड बिलो। डिबेंचर इश्यूड एट पार एंड रिडीम एट पार, मतलब और कुछ है ही नहीं, 10 रुपये में इश्यू किया, 10 रुपये में रिडीम किया। When debentures are issued at par, the issue price is equal to the par value. In this regard, the following entries are recorded. For receipt of the application money, bank account debit to debenture application account credit. पहले क्या होगा, फंड जब आएगा ऑन इश्यू तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को। जिस तरह से शेयर इश्यू होता है और हम देखते हैं कि भाई ओवरड्रॉ मतलब फुली सब्सक्राइब हुआ है या तो अंडर सब्सक्राइब हुआ है या तो एट पार सब्सक्राइब हुआ है, तो यहाँ पर हम वो देख के इसे भी इश्यू करते हैं। For transfer of application money to debenture account, debenture application account will be debited to, यहाँ पर जो 3 डॉट है वो ब्लैंक दर्शाता है, वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिबेंचर का लिखा जाएगा 8%, 7%, 6%, वॉट एवर लाइक दैट।
इस तरह से ये लोग इसको इश्यू करेंगे। तो चलिए इसी बात पर एक इलस्ट्रेशन करते हैं। इलस्ट्रेशन क्या कहता है? अमॉल लिमिटेड issued 40,000 9% debenture of rupees 50 each, payable on application as per the term mentioned in the prospectus and redeemable at par any time after 3 years from the date of issue. 3 साल के बाद पैसे वापस। Record necessary entries for issue of debentures in the book of Amol Limited. एंट्री जब बोलते हैं तो ऑलवेज हम क्या करते हैं? जनरल एंट्री करते हैं। तो ये अमॉल लिमिटेड की बुक्स में एंट्री करेंगे। इश्यू की बात है तो पहले बैंक अकाउंट डेबिट होगा। कितनी अमाउंट है? ये 1 2 3 4 5 6 ये 40 lakhs है, जिसे हम क्या कहते हैं? ये 200 lakhs है। इसे अगर आप कन्वर्ट करते हो तो भी कर सकते हो और डायरेक्ट फुल अमाउंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जिसमें आप कन्वर्ट करो उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर फुल अमाउंट हम ले लेते हैं। कुल मिलाकर 80 होगा। टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। चलिए दूसरी एंट्री हमारी क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन विल बी डेबिटेड। टू कितने परसेंट पे इश्यू किया हुआ है? 9% डिबेंचर। सो 9% डिबेंचर्स। एक डिबेंचर इश्यू को दूसरे डिबेंचर इश्यू से अलग रखने के लिए कंपनियां इस तरह से आगे 9% लिखती है। मान लो दूसरी बार भी 9% किया तो और कुछ प्रीफिक्स सफिक्स लगा लेगी, मंथ ऑफ इश्यू वगैरह, इस तरह से ये चलता रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई हमें दूसरी एंट्री किस प्रकार से करनी है। डिबेंचर इश्यूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार और एट ए डिस्काउंट। ये अब इस बार क्या किया है? डिबेंचर इश्यू जो किया है वो डिस्काउंट पे किया, तो ये इमीडिएट लॉस है। तो इसे समझते हैं। When debenture are issued at a discount, issue price will be less than a par value. The difference between the two is considered as a loss on issue on debenture and it is to be written off over the life of debenture. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगे जाके ये एंट्री भी हम समझेंगे। This entry will be regarded to issue are given below. सबसे पहले जब भी पैसा आएगा अकाउंट में, बैंक अकाउंट डेबिट तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। At the time of the making allotment, debenture application account debit to discount on issue of debenture account, ये खर्चा बुक कर दिया जाएगा और ये अकाउंट में ये डेबिट कर दिया जाएगा कि जितना भी लॉस हुआ है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से ये फंड को ट्रांसफर करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली इट इज अ लॉस टू द परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। चलिए इसका इलस्ट्रेशन क्या है? अतुल लिमिटेड इश्यूड 1 crore 8% debenture of rupees 100 each at a discount of 10%, redeemable at par at the end of 10th year. Money was payable as follows: rupees 30 on application, rupees 60 on allotment. देखिए 100 रुपीज का फेस वैल्यू है, 10% जो है वो डिस्काउंट दिया गया है, मतलब 90 रुपीज में इश्यू किया गया है।
जब 30 रुपीज आएंगे ऑन एप्लीकेशन तब कोई एंट्री लॉस की नहीं आएगी, लेकिन जब सेकंड इंस्टॉलमेंट मतलब अलॉटमेंट मनी आएंगे उसके साथ हम डिस्काउंट की एंट्री पास करेंगे। तो ये एंट्रियां कुछ इस प्रकार की होगी। बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। 30 रुपीज वाला हमारा ये पहला अमाउंट है, तो ये 1 CR 1 करोड़ इश्यू किया है, तो 30 करोड़ से होगा वो हमारा फंड होगा टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अब एंट्री जो होगी वो क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ये पहले 30 करोड़ हम ट्रांसफर कर देंगे। मान लीजिए कि आप ये एंट्री साथ में करना चाहते हैं, अलग से 60 करोड़ की एंट्री नहीं करना चाहते तो भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि ICAI ने अपने प्रेजेंटेशन में इसको अलग अलग बताया है, मैं आपको सेपरेट एंट्री बता देता हूँ। तो 8% डिबेंचर, ये 30 करोड़ ट्रांसफर हो गए। अब क्या होगा, अभी हमें 60 करोड़ रुपीज जो है वो पहले एंट्री पास करेंगे, बाद में बैंक का। तो उसको हम डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कहते हैं। ये 60 करोड़ से डेबिट होगा, लेकिन 10 करोड़ रुपीज जो है वो क्या होगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। सो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो ये 10 करोड़ रुपीज है, तो कुल मिलाकर कितने रुपीज ट्रांसफर हो गए, 70 करोड़ टू 8% डिबेंचर। तो आप देखेंगे कि डिबेंचर के अकाउंट में पूरे 100 करोड़ रुपीज आ गए हैं, तो वो पूरी तरह से इश्यू हो जाएगा। अभी बैंक में से पैसा आएगा, ये पैसा कहाँ जाएगा, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में। कितने रुपए आने वाले हैं, 60 करोड़। एक एंट्री में आपको ऐसे ही बता देता हूं, जो इसमें करनी नहीं है, सिर्फ ये समझने के लिए है। बैंक अकाउंट डेबिट 60 करोड़ टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, वो भी 60 करोड़। चलिए, तो इसे इस तरह से एंट्रियां पारित होती है। अब एक प्रश्न आपके मन में रहेगा कि भाई हमने ये डिबेंचर ऑन इश्यू, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये रुपीज जो है 10 करोड़ उसको डेबिट किए थे, इसका क्या होगा। तो क्या सूचना है इसके बारे में कि ये अकाउंट को जितनी एज है डिबेंचर की उतने साल के दौरान राइट ऑफ किया जाएगा। तो यहाँ पर ये 10 साल के लिए इश्यू हुआ है, तो जब भी हम पूरे साल के अंदर ये पूरा होगा 1 साल, उसके बाद 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करके ये अकाउंट में से ट्रांसफर कर देंगे। तो ये डेबिट अकाउंट होगा, इसमें से क्रेडिट आ जाएगा 1 करोड़ का, तो 9 करोड़ बचेंगे। 10 साल पूरे होते ही ये पूरा का पूरा अकाउंट वाइप ऑफ, यानी कि ये राइट ऑफ होता है। चलिए, अब आते हैं डिबेंचर इश्यूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार और हमें डिस्काउंट। तो ये प्रीमियम वाला मामला है।
प्रीमियम जो है उसमें क्या होता है कि हमें पैसा कंपनी को मिलेगा, तो ये हम फंड जो है जिस तरह से इक्विटी शेयर में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में पार्क करते थे, सेम में यहाँ पर ये सिक्योरिटी प्रीमियम में पार्क कर दिया जाएगा। When debentures are issued at premium, the issue price is more than the par value. 10 रुपए का अगर डिबेंचर है और 11 रुपए में इश्यू करते हैं तो इसे हम कहते हैं issued at premium. The premium is transferred to security premium account. In this regard, the following journal entries are recorded. When premium is issued at the time of the application, application के साथ ही अगर यह आया है तो for receipt of application money, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को मान लो कि 100 रुपीज फेस वैल्यू है, हमारी इश्यू प्राइस है 105, तो क्या होगा, बैंक अकाउंट 105 रुपीज से डेबिट होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट भी 105 से क्रेडिट होगा। उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 105 से डेबिट होगा, डिबेंचर अकाउंट में 100 रुपीज जाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 5 रुपीज जाएंगे। When debenture are issued at par or premium value but redeemed at discount, then it means that the company will gain by paying less. This gain will not be recognized in the book at the time of the issue of the debenture as per the conservatism concept. The utilization of the premium on debenture shall be based on the provision of section 52 of the Companies Act. चलिए इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि मान लो कि हमें रिडेम्पशन वैल्यू जो है ये हमने इश्यू तो किया, फेस वैल्यू 100 है, रिडेम्पशन 95 पे कर रहे हैं, तो इसको 5 रुपीज जो कंपनी को गेन हो रहा है वो जब तक ये डिबेंचर रिडीम नहीं होगा इसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। किसके आधार पर? कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के आधार पर। तो ये ट्रू एंड फॉल्स का हिस्सा बन सकता है। और ये गवर्न किसके आधार पर होगा? प्रोविजन सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो भाई सिक्योरिटी प्रीमियम अगर आपने कलेक्ट किया है तो इसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे? चलिए तो चलते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 3 की ओर। कोइनाल केमिकल्स लिमिटेड issued 15 lakhs 10% debenture of rupees 15 each एट प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब 50 रुपए का था, 10 रुपए 5 रुपए प्रीमियम 55 रुपए पर इश्यू किया गया। पेएबल एज 20 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। मतलब 50 रुपए का था, 50 रुपीज प्लस 5 रुपीज प्रीमियम, एप्लीकेशन टोटल 55, एप्लीकेशन के वक्त 20 रुपीज, अलॉटमेंट के समय 40 रुपीज प्लस 5 रुपीज एज ए प्रीमियम, तो अलॉटमेंट के टाइम पर 35 रुपीज होगा। All the money due on allotment was called up and received. Record necessary entries when premium money is included in application money. ये थोड़ा अलग से हमें पूछा गया है, तो चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। अगर तो यहां पर ये 20 रुपीज के साथ ही क्या होगा, हमारा जो तो चलिए एंट्री करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इश्यू की टाइम पे कितना रुपया मंगाया गया है वो देख लेते हैं। तो ऑन द एप्लीकेशन इट इज 20 रुपीज। 20 रुपीज को अगर हम 15 लाख से मल्टीप्लाई करते हैं, 20 मल्टीप्लाई 15 लाख, तो ये 3 करोड़ बन जाएगा। 2
डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। देखिए ये फंड जो आया है वो 100% हम डिबेंचर में नहीं ले जाए। हमें क्या कहा गया है, रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज व्हेन प्रीमियम मनी इज इंक्लूडेड इन एप्लीकेशन मनी। तो यहाँ पर 35 रुपीज जो है वो पूरा का पूरा डिबेंचर की तरफ जाता है। ये 20 रुपीज का बाइफर्केशन है, 15 रुपीज टूवर्ड्स डिबेंचर एंड 5 रुपीज टूवर्ड्स प्रीमियम। तो इस तरह से हमें इसका बाइफर्केशन करना है। तो क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट पूरी की पूरी 3 करोड़ डेबिट कर देंगे। अभी हम क्या करेंगे, इसका 2 हिस्सा करेंगे, मतलब कि 2 क्रेडिट करेंगे टू 10% डिबेंचर अकाउंट। कितना होगा, 15 मल्टीप्लाई 15 लाख, तो ये होता है 2 करोड़ 25 लाख। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये 5 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 15 लाख यानी कि 75 लाख रुपीज होता है। इसमें एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू रिस्पेक्टिव अकाउंट्स। अभी बारी आती है हमारे अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के समय कितना रुपया मंगाया जाएगा, 35। ये 35 रुपीज जब मंगाया जाएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 35 मल्टीप्लाई 15 लाख, ये होता है 5 करोड़ 25 lakhs। टू 10% डिवेंचर अकाउंट 5 करोड़ 25 lakhs। इसके बाद की जो एंट्री है वो है रिसिप्ट ऑफ द मनी इन द बैंक अकाउंट। तो ये बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, इसकी जो एंट्री हम डालेंगे वो किस तरह से डलेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट हमने पहले से ही निकाल ली है 5 करोड़ 25 lakhs। टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, और इसका नरेशन क्या होगा, ऑल मेड एंड अमाउंट रिसीव्ड। चलिए, तो ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3 था। अब देखेंगे कि एंट्रिया बहुत ही सिंपल है, कुछ ज्यादा हमें सोचना नहीं है। वैसे सारे एप्लीकेशन हम कर चुके हैं तो इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं। डिबेंचर इश्यूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, मतलब 10 रुपए का शेयर था, डिबेंचर था, 10 रुपए में इश्यू किया और रिडेम्पशन के टाइम पर 11 रुपये अगर पेमेंट करते हैं तो when debentures are to be redeemed at a premium, an extra entry is to be made at the time of the issue। My dear friends, बहुत ही important है, एंट्री कब करनी है, at the time of the issue and allotment of debentures। These extra entries to be passed for providing premium payable on redemption। Debenture redemption premium account is a personal account which represents a liability of the company in respect of a premium payable on redemption। तो ये कंपनी की एक liability है। In this case, the issue price is same as par value, but the redemption value is more than the par value. Therefore, redemption premium is recorded as a loss। Redemption premium क्या है, is a loss on issue of debenture at the time of allotment of debentures। Following journal entries are recorded। तो चलिए देख लेते हैं। पहले क्या होगा, for receipt of the application money, bank account debit to debenture application account at the time of the making the allotment।
Transfer of application money to debenture account. Debenture application account debit to percentage debenture account. All made consequent upon allotment, debenture allotment account debit. Loss on issue of the debenture account equal to debenture redemption premium. 2. Percentage debenture account to debenture redemption premium account. Students can note that instead of passing the separate entries, a compound entry can be passed. कब? जब बैंक अकाउंट में हम एंट्री पैसे आएंगे तो ये कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं. बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट. तो ये एंट्री भी हम कर सकते हैं कंबाइंड तौर पर. चलिए तो शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4. Modern Equipment Limited issued 4,12% debenture of ₹100 payable as follows. On application 30 rupees, allotment 70 rupees. The debentures were fully subscribed and all money was duly received as per the terms of the issue. Debentures are redeemable at ₹110 per debenture. Record the necessary entries. तो जब भी हम अलॉटमेंट करेंगे उस वक्त ये 10 रुपए की जो एक्स्ट्रा मनी हम दे रहे हैं ऑन रिडम्पशन, उसकी एंट्री डाली जाएगी. तो चलिए शुरू करते हैं. हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4. बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. 4 लाख डिबेंचर थे. 30 मतलब रुपीज हमें मिलेंगे. तो ये 1 करोड़ और 20 लाख की राशि होगी. दूसरी एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1 करोड़ 20 लाख टू 12% डिबेंचर अकाउंट 1 करोड़ 20 लाख. अब हमें सीखने लायक चीज आएगी और वो क्या है? लॉस ऑन इश्यू ऑफ द डिबेंचर. अलॉटमेंट के समय कितना रुपया है? 70 रुपीज. तो 4 लाख रुपीज, 4 लाख इस शेयर से. $4 lakh is the number of debentures multiply 70 rupees, तो ये 2 करोड़ 80 lakhs हो जाएगा. चलिए इसको देखते हैं. डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 करोड़ 80 लाख. यहाँ पर 10 रुपीज पर डिबेंचर है. 4 लाख है तो कितने रुपए हो गए? 40 लाख. सो 4 लाख मल्टीप्लाई 10 रुपीज 40 lakhs. ये 40 lakhs जो है वो कहाँ जाएगा? ये जाएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट. ये 280 है, उसे तो हम सिंपली ट्रांसफर कर देंगे टू 12% डिबेंचर अकाउंट. अब एक और लायबिलिटी अकाउंट क्रिएट होगा टू डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट. इसमें 40 लाख रुपया ट्रांसफर कर दिया जाएगा. ये हमारे बैलेंस शीट में रहेगा और जब हमें एक्सटिल पेमेंट करना होगा तब उसे डेबिट करके हम ये पैसा दे देंगे. So it is a immediately loss recognized at the time of the issuance. My dear friend, तो जिस साल के अंदर हम डिबेंचर इश्यू करते हैं उसी साल का ये पूरा का पूरा लॉस बन जाएगा. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें और कौन सी एंट्री करनी है.
यहाँ पर ये लेक्स में फिगर दिए हैं, हमने फुल फिगर लिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। नाउ डिबेंचर इश्यूड at a discount and redeemable at premium. In this situation, the issue price is less than the par value, but redemption value is more than par value. The difference between the redemption price and issue price is treated as a discount oblique loss on issue of debenture. Suppose a 10% debenture of rupees 1000 is issued at a discount of rupees 100 and redeemable at a premium of rupees 5 per debenture. The amount of loss will be equal to 1005 minus 900 rupees 105. This is to be treated as a loss on issue. It is to be noted that premium on redemption of debenture is also credited by rupees 5. मतलब लॉस जो है वो 10 रुपए का रिकग्नाइज होगा और जो हम प्रीमियम अकाउंट बनाएंगे उसमें ₹5 जाएगा। अब जब एप्लीकेशन की बात होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एट द टाइम ऑफ द मेकिंग अलॉटमेंट। ये सीखने वाली चीज है। सबसे पहले एंट्री कौन सी होगी? ट्रांसफर ऑफ द एप्लीकेशन मनी टू डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट। कॉल मेड कॉन्सिक्वेंट अपॉन अलॉटमेंट, तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, जो भी टोटल बनेगा, ये टोटल अमाउंट हमारे केस में 105 था तो 105 ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। फॉर रिसिप्ट ऑफ कॉल मेड, जब कॉल होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पर हम एक चीज और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको कंबाइन कर सकते हैं। तो डिस्काउंट बैंक अकाउंट और डिस्काउंट की एंट्री साथ में होगी और डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट की एंट्री भी साथ में होगी। यहां पर एक जो मिसिंग एंट्री है उसको मैं लिख देता हूं। कौन सी मिसिंग है? जब ये हम एंट्री करेंगे, ये लॉस का तो पूरा डेबिट करेंगे, लेकिन यहाँ पर 5 रुपीज जो है वो कहा जाएगा? प्रीमियम टू डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट। अमाउंट इक्वल टू द डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर प्लस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ये डेबिट होगा, लेकिन इनमें से जो प्रीमियम वाला हिस्सा होगा वो एक अलग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं हमारा इलस्ट्रेशन। एग्रोटेक लिमिटेड issued 150 lakhs 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 each एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%, मतलब 94 रुपीज में इश्यू किया हुआ है। चलिए, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, मतलब 105 रुपया पेमेंट करना है, तो कुल मिलाकर 6 + 5 11 रुपीज का लॉस। आफ्टर 3 years payable as ₹50 on application, 44 on allotment। तो यहां पर आप देखेंगे कि एप्लीकेशन पर वक्त पर 50 रुपीज, उसके बाद 44 रुपीज, तो कुल मिलाकर ये 94 रुपीज हो गया। तो 6 रुपीज आप डिस्काउंट दे रहे हो तो कुल मिलाकर 100 रुपीज हो जाएगा। तो इस तरह से 2 बार में पैसे आने वाले हैं। इसकी जनरल एंट्री हमें डालनी है। जनरल एंट्री लेग्स में डालेंगे क्योंकि बहुत मतलब सभी चीजें लेग्स में है। 150 लेग्स मल्टीप्लाई 100 से, लेकिन पहले 50 रुपए आ रहे हैं तो ये 50 रुपीज करेंगे, तो ये 7500 लेग्स, इतनी अमाउंट जो है वो सबसे पहले एंट्री होगी। चलिए, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट रुपीज इन लैक्स, या तो
Debit 7500 to debenture application account. दूसरी एंट्री हमारी क्या होगी? डिबेंचर ऑन अलॉटमेंट होगी, हालांकि एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 7500 टू 9% डिबेंचर अकाउंट 75। अभी हम और इसका एंट्री करेंगे। लॉस कितना हुआ है? 11 रुपीज हुआ है। तो आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कितने शेयर इश्यू मतलब डिबेंचर इश्यू हुए? 150 लैक्स। तो 150 मल्टीप्लाई बाय 11, 1650 जो है वो हमारा लॉस है। तो बाकी की जो रकम बचेगी वो अलॉटमेंट के समय पर कितना रुपया आने वाला है? तो ये कितना आने वाला है? 44 रुपीज। तो 44 मल्टीप्लाई 11, 44 मल्टीप्लाई 150 लैक्स, तो ये 6600 आएगा। चलिए तो इसकी एंट्री कर लेते हैं। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 6600, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 1650 टू 9% डिबेंचर अकाउंट 7500 टू डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट 750। तो आप देखेंगे कि ये कुल मिलाकर 8250 की एंट्री हमने डाली। हमने ये डिबेंचर रिडम्पशन फंड जो था मतलब वो क्रिएट कर लिया है। कितने के हिसाब से हमने वो क्रिएट किया है? 5% जो है उसके आधार पर। तो 150 lakhs मल्टीप्लाई बाय 5 इट इज 750 lakhs। तो ये 750 रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट बन गया। अभी बैंक में जो पैसा आएगा वो कितना आएगा? वो 6600 ही आने वाला है। सो रुपीज इन लेक्स बैंक अकाउंट डेबिट 6600 टू डिबेंचर allotment account 6600, allotment amount receipt। तो यहां पर हम देखेंगे कि लॉस की अमाउंट जो थी वो किस तरह से अलग हो गई। तो चलिए इसका वर्किंग देख लेते हैं। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 1650, इसकी वर्किंग नोट यहाँ पर बनाई गई है कि भाई 6% एंड 5% कुल मिलाकर 11% जो है मल्टीप्लाई 150 लाख, तो इतना लॉस हुआ है और उसकी अमाउंट है 1650। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो है डिबेंचर इश्यूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, मतलब दोनों बार प्रीमियम है। In this situation, the issue price is more than the par value and also redemption value is more than the par value. The premium received at the time of the issue of the debenture is credited to the security premium account, and premium paid at the time of the redemption of the loss is a loss to be provided at the time of the issue of the debenture। चलिए ये एंट्री अच्छी तरह से समझना। Suppose a 10% डिबेंचर ऑफ रुपीज 1000 issued at a premium of रुपीज 100, मतलब 1100 रुपये में इश्यू किया, एंड रिडीमेबल एट a प्रीमियम ऑफ रुपीज 50, मतलब 1050 पर रिडीम होगा। 50 रुपया जो है वो रिडम्पशन प्रीमियम है। In the given case, rupees 100 is to be credited to the security premium account and rupees 50 will be the loss to be provided at the time of the issue of debenture. It is to be noted that
Premium on redemption of debenture is also credited by ₹50। तो चलिए इसकी एंट्री समझ लेते हैं और आगे जाके इसका एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी के लिए बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट में पैसा ले जाएंगे। अलॉटमेंट के समय, ट्रांसफर ऑफ द एप्लीकेशन मनी के समय डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट को पहले डेबिट होगा, साथ में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट अमाउंट इक्वल टू द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, मतलब हमारे केस में यहाँ पर ₹50 था। To percentage debenture account, to security premium account and to premium on redemption account। हमारे यहाँ डिबेंचर कितने का था? ₹1000 का। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का था? ₹100 का। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितने का? ₹50 का। इसको आप कंबाइन भी कर सकते हो। जब बैंक में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ द डिबेंचर अकाउंट और साथ में डिबेंचर अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट। तो ये लास्ट वाला जो है इसमें ज्यादा एंट्रियां है, इसको हमें सावधानी से करना है। अभी एक और कंसेप्ट है और वो है अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पेएबल इन इंस्टॉलमेंट। मतलब कि डिबेंचर का पेमेंट तो होगा पर कैसे होगा? इंस्टॉलमेंट में। कंपनी बोलती है कि भाई ठीक है, आप ₹100 का डिबेंचर ले लो, हम आपको 5 साल तक कुछ पे नहीं करेंगे, लेकिन छठे साल से ₹20, 7वें साल पे ₹20, ऐसे करके करे 6 से 10 साल में पूरा ₹100 वापिस कर देंगे, वॉट एवर द कंडीशन मे बी। ओके, अभी इसमें अकाउंटिंग एंट्रीज चेंज होगी, हमारा रोल जो है बढ़ जाएगा, यहाँ पर सिंपल नहीं रहेगा, तो इसे हम समझते हैं। डिबेंचर्स पेएबल इन फुल ऑन एप्लीकेशन, where the amount due on debentures are payable in full on application, it is usual to open a separate debenture application account for each class of the debentures, such as 10% debenture, 12% debenture. These accounts record money received from the applicant of debentures. If an issue is oversubscribed, this account can be used to record the refund of the money to unsuccessful applicants. At the time of the allotment of debentures, the amount in debenture application account is transferred to the respective debenture account। ऐसी एंट्री हम कर भी चुके हैं, इसमें कुछ ज्यादा नई बात नहीं थी। And discussed about debentures may be issued at par premium or a discount। अभी यहाँ पर डिबेंचर इश्यूड एट पार की बात हो रही है। The debenture which are issued at par are issued at the same price as their nominal value. That is, if a debenture with a nominal value of ₹100 is issued at par, the company receives ₹100। Fine. इसके अकाउंटिंग एंट्रीज किसे होगी? When cash is received, बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट में हम जमा देंगे। उसके बाद when excess money is refunded or adjusted for future calls, जैसे शेयर में हम करते थे तो उस तरह से यहाँ पर भी कर सकते हैं कि अगर ज्यादा पैसा आ गया तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं और रिफंड भी कर सकते हैं। सो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फॉर द अमाउंट रिफंड और डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट अमाउंट एडजस्टेड फॉर अलॉटमेंट। एक्चुअल जब अलॉटमेंट होगा तो क्या होगा? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट में पहले फंड ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद अलॉटमेंट जो होगा तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, उसके बाद उन अलॉटमेंट मनी बीइंग रिसीव्ड होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके साथ ऑन डिबेंचर कॉल मनी कॉल्ड डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। ऑन डिबेंचर कॉल मनी बीइंग कॉल्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कॉल मनी अकाउंट। सच में कसम से बता रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आया है, क्योंकि मेरी आदत यह है कि जब तक मैं खुद हाथ से एंट्री नहीं करता मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो ये सारी एंट्री आप स्टार्ट करते हैं इलिस्ट्रेशन के माध्यम से।
तो हम बेहतर तौर पर कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, जब भी हम सीए के कोर्स में होते हैं तो हमारी ये प्रैक्टिकल लिमिटेशन होती है कि बहुत सारी एंट्रीज जब तक हम हाथ से नहीं करते हैं हमें दिमाग में बैठती नहीं। और बात भी सही है, क्योंकि इतनी थियरी शायद 2-3 पेज की मैं भूल जाऊंगा तो नेचुरली ना तो मुझे समझ में आएगा ना आपको। तो चलिए शुरू करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 6। Siemens Limited issued 1 lakh 12% debenture of rupees 100 each at par, payable in full on application by 1st April. Application was received for 1 lakh 10,000 debentures. Debentures were allotted on 7th April. 7th April को ये इश्यू कर दिया गया। एक्सेस मनी रिफंडेड ऑन द सेम डेट, मतलब उस दिन एक्सेस मनी जो था वो भी रिफंड कर दिया गया। तो अब क्या करेंगे? We are required to pass the necessary journal entries, including cash transaction in the books of the company. तो चलिए शुरू करते हैं जनरल एंट्रीज। हम एक फ्रेश पेज ले लेते हैं जनरल एंट्री का, और सबसे पहले कौन सी तारीख थी? 1 अप्रैल, फुल ऑन एप्लीकेशन बाय 1 अप्रैल। तो यहाँ पर अप्रैल 1, ईयर नहीं दिया है तो छोड़ देते हैं। बैंक अकाउंट कितनी अमाउंट थी? 1 लाख डिबेंचर्स है, 100 ईच है, इसे क्या कहेंगे हम? 100 लैक्स। तो चलिए 100 लैक्स की हम एंट्री करते हैं। कुल मिला के कितना जीरो होगा? 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 CR भी कह सकते हैं। टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब ये मैंने गलती की है या सही किया है? ऑफ कोर्स ये कितनी एप्लीकेशन आई थी? 110 लाख की, मतलब ये अमाउंट कितनी बनेगी? 1 करोड़ 10 लाख रुपीस। मैंने जो 1 करोड़ बनाया था वो गलत है, 1 करोड़ 10 लाख होगा। इनमें से हमें रिफंड करना है, तो पहले तो क्या करेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। ये डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट अलॉटमेंट कौन सी तारीख को हुआ है? अप्रैल 7। डेबिट कितना होगा? अब 1 करोड़ होगा। टू डिबेंचर कितने परसेंटेज वाला है? 12%। 10 लाख का क्या करना है? रिफंड करना है। इस दिन करना है, उसी दिन कर देना है। ये एंट्री आप पहले अगर रिफंड की करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 7 अप्रैल को डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जो भी ओवर सब्सक्राइब था उसको हम रिफंड कर रहे हैं, तो ये बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। दिस इज रिफंड। अब बारी आती है अलॉटमेंट की, लेकिन वहां तक हम पूछा नहीं है क्योंकि ये उसी दिन ये सारा मामला कंप्लीट हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक अकाउंट पहले यहाँ पर 1000 में लिया है, हमने फुल फिगर रखे थे। सो नथिंग, मतलब कुछ इसमें ज्यादा था नहीं। अभी डिबेंचर इश्यूड एट प्रीमियम, मतलब प्रीमियम पे इश्यू किया गया है। A company issued debenture at a premium when the market rate of interest is lower than the debenture interest rate. ये समझने वाला स्टेटमेंट है। Market rate of interest is lower than the debenture interest rate. तो
तो ये क्या है मैं आपको समझा देता हूं। सपोज बैंक जो है वो कंपनी को 7% पर लोन दे रही है। अब बोर्ड ने डिसाइड किया कि चलो हम डिबेंचर इश्यू करते हैं, तो व्हाट विल बी द आइडियल रेट, आइदर 7 और लेस देन 7। ओके, कंपनी ये सोचती है कि चलिए 8% देंगे तो ज्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बैंक से लेते हैं तो 7% है, यहाँ पर हम ज्यादा पे कर रहे हैं, तो क्या करेंगे। तो एक और तरीका है कि भाई चलो इसमें थोड़ा प्रीमियम लिया जाए, 100 रुपीज का डिबेंचर है और 105 रुपया इसमें से हम डिमांड करेंगे, तो नेट इसका जो इम्पैक्ट होगा वो हमारे पे कम आएगा। सो दिस इज द प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ द कंपनी। इसे अलग अलग बहुत सारे फॉर्मेशन हो गए, आप आगे जाके सीए फाइनल में और इंटर में आप ये भी तय करोगे कि भाई डिबेंचर की प्राइस क्या होनी चाहिए ताकि कंपनी को लॉस ना हो। Now, a company issued debenture at a premium when the market rate of interest is lower than the debenture interest rate. The debenture which are issued at a premium are issued at a higher price than the normal value. That is, if a debenture with a nominal value of 100 is issued at a 10% premium, the company receives 110 rupees, where the investor gets slightly less interest than stated into the debenture. सपोज 100 रुपीज के ऊपर मुझे 8 रुपीज मिलेगा, अगर मैं 110 रुपया पे करता हूं और 8 रुपया ही मिलता है, तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब 110 रुपये में दिया गया। इन्वेस्टर विल गेट ए 12% पर एनम, हर साल इसको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 12% के हिसाब से मिलेगा for his investment of ₹110. Therefore, the effective rate of interest on the investment is 12 divided by 110 multiplied 100, that is 10.90%. ये इफेक्टिव मतलब जो एक्चुअल में उसके हाथ में आ रहा है। यहाँ पर जो नोट दी गई है इसको समझ लेते हैं। द प्रीमियम ऑन डिबेंचर इज क्रेडिटेड टू द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट as debentures are covered in the definition of the security specified in the clause H of the section 2 of the Securities Contract Act Regulation Act. सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट जो है वो भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक कायदा है जिसके अंदर ये सारी चीजें दी हुई। Therefore, restriction of utilization of the debentures security premium will also be governed by section 52 of the Companies Act. मतलब कंपनीज एक्ट का सेक्शन 52 जो है उसके आधार पर इसका गवर्न मतलब इसका संचालन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग कैसे करना है, जब पैसा आएगा तब बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, एक्सेस मनी अगर कोई होगा तो रिफंड करेंगे, एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। अलॉटमेंट के समय डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट होगी वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट कर। अभी एक और कंसेप्ट है डिबेंचर इश्यूड एट डिस्काउंट। फिर डिस्काउंट पर अगर इश्यू किया है तो क्या होगा, तो चलिए इसको भी समझते हैं। The Companies Act does not impose any restriction on the price at which debenture can be issued. Unlike shares, there is a no limit for discount on issue of the debenture. कंपनीज एक्ट मना नहीं करता है, लेकिन मार्केट जरूर करता है। कभी मान लो कंपनी बहुत बड़ा डिस्काउंट रखेगी तो क्या होगा, ये भी सोचने वाली बात है। दिस इज वाई इट इज वेरी कॉमन फॉर डिबेंचर्स टू बी इश्यूड एट ए डिस्काउंट। एक रीजनेबल राशि का डिस्काउंट दिया जाता है। The debenture which are issued at a discount are issued at a lower price than the nominal value. That is, if a debenture with a nominal value of profit 100 is issued at 10% discount, the company receives ₹90 only. अब क्या होगा, कंपनी जो पे कर रही है इंटरेस्ट वो 12% पे करेगी या 10% पे करेगी। तो चलिए इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 इश्यूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब 90 रुपये में दे दिया।
Company will have to pay ₹12 for a loan of ₹90. मतलब जो भी इंटरेस्ट पे करेंगे वो ₹100 की नॉमिनल वैल्यू पर करना है, मतलब पूरा ₹12 करना है, लेकिन एक्चुअल में रुपीस कितना है 90। तो इसका ट्रू रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसमें जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट था सेम वे इट इज अ ट्रू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12/90 मल्टीप्लाई बाय 100। इसका इक्वेशन जो है सिंपल इक्वेशन है कि अगर ₹90 में इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे ₹12 इंटरेस्ट मिलता है, तो ₹100 पर मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 12 divided by 90 multiplied by 100, that is 13.33. So share यहाँ पर डिबेंचर होल्डर को बेनिफिट है, he is getting higher interest rate. The company issues debenture at a discount when the market rate of interest is higher than the debenture interest rate. मान लो कंपनी लोन लेने जाती है और बैंक जो है वो 14% कॉट कर, तो कंपनी क्या करेगी, इस तरह से डिस्काउंट पर डिबेंचर इश्यू करेगी ताकि उसको पूरा फंड मिल जाए। Like such, debenture account is credited with the nominal value. The difference between the nominal value of debenture and cash received is transferred to discount on issue of debenture account. In the subsequent year, discount on issue of debenture is written up proportionately by charging to the statement of the profit and loss. Suppose discount ₹10 है, मान लीजिए, तो और 5 साल के लिए इश्यू किया है, तो हर साल ₹2 पर एनम प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करके इस लॉस को राइट ऑफ कर दिया जाएगा। इट इज कंसिडर्ड ए नॉर्मल प्रैक्टिस टू अमोर्टाइज डिस्काउंट, इसे हम क्या बोलेंगे, अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स ओवर द पीरियड ऑफ बेनिफिट, नॉर्मली 3 to 5 years. However, this cannot go beyond the tenure of the debentures. मतलब टेनर जो भी टेनर है 5 साल 8 साल, उसी समय के अंदर ये एंट्री को कंप्लीट करना है। इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगी, चलिए देखते हैं। जब कैश रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। एक्सेस मनी को रिफंड करेंगे एज यूजुअल, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। डिबेंचर अलॉट करेंगे तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अकाउंट। अब इसमें कुछ नोट लिखिए, उसे भी पढ़ लेते हैं। In fact, the discount and issue of debenture is considered as incremental interest expense. चलिए, ये my dear friend आपको बता दूं, आप जो पढ़ रहे हैं वो सीए फाइनल में ये सब चीजें आती है, एज वेल एज इंटर में भी आती है। कि इंक्रीमेंटल इंटरेस्ट रेट क्या है, जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि 12% डिबेंचर पर रेट था, हालांकि कंपनी पे कितना कर रही थी, 90 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 90, यानी कि 13.33। एक्चुअल रेट, ट्रू रेट कितना था, 13.33। तो ये डिफरेंस जो है दोनों के बीच का 1.33% जो कंपनी पे कर रही है, उससे इंक्रीमेंटल इंटरेस्ट एक्सपेंस कहते हैं। कोई भी इंटरेस्ट होता है, इट इज ऑलवेज एक्सपेंस। In fact, the discount on issue of debenture is considered as incremental interest expense. A true expense, net borrowing cost for a particular accounting period, is therefore the total interest payment plus the discount amount. चलिए, तो ये क्या होगा कि एक तो ये 13.33 अमाउंट क्या बताती है, एक तो हम जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं 12% वो, प्लस कितना डिस्काउंट जो एमोर्टाइज हो रहा है वो। इसका एक एग्जांपल करते हैं तो चीजें क्लियर हो जाएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 7, X Limited issued 1,12% debenture of ₹100 each at a discount of 10%, payable in full on application by 31st May 2022. Application were received for 1,20,000, मतलब 20,000 एप्लीकेशन ओवर सब्सक्राइब हुआ है। डिबेंचर्स वर अलॉटेड ऑन 9th जून, तो 31st मई के बाद 9th जून को अलॉटमेंट हो गया। एक्सेस मनी वाज रिफंडेड ऑन द सेम डेट।
पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑल्सो शो नेसेसरी लेजर अकाउंट। चलिए अब कुछ और काम हमें करने को आया है तो वो भी कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज से। कितनी एप्लीकेशन मनी आई है 1,20,000 डिबेंचर्स के लिए। हालांकि यहाँ पर डिस्काउंट है 10%, मतलब 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 90, तो ये जो अमाउंट हो जाएगी ये 1 CR 8 लाख रुपीस है। यहाँ पर पूरा प्रेजेंटेशन आईसीआई ने 1000 में दिया है। चलिए हम भी 1000 में करते हैं, तो ये 10,800 यानी कि 10,800 की एंट्री होगी। तो 10,800 की एंट्री यहाँ पर हम दिखाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं रुपीज इन 000 या तो इन 1000। ये किस तरह से फिगर आया 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 90। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 31 मई को ये काम हुआ था। अब उसके बाद जून 9 को हमने अलॉटमेंट कर दिया, उस दिन रिफंड भी कर दिया। रिफंड कितना करना है 20,000 एप्लीकेशन है, तो चलिए 20,000 को हम सिर्फ 20,000 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 90, तो ये 1800 हमारा फिगर बनेगा। 1800 दैट इज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, ये बन जाएगा हमारा रिफंड। अब आगे बढ़ते हैं, आपको पूरा लिखना है रिफंड एज पर द बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर शो एंड शो वगैरह। मैं यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट कर वंस अगेन जून 9 को हम एप्लीकेशन डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट इसको डेबिट करेंगे। कितना अमाउंट था 9,000 रुपीज। यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर वो बन जाएगा 1,000। कैसे बनेगा 1 लाख है 000 निकाल देते हैं मल्टीप्लाई बाय कितना हमने इश्यू किया है 1,100 रुपीज इच। सो टू 12%, इसमें 10% डिस्काउंट है, सो इट इज 1,000। 12% डिबेंचर अकाउंट जो है वो हमारा बनेगा 10,000। अभी हमें लेजर अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, तो चलिए लेजर अकाउंट में आते हैं। सबसे पहले बैंक अकाउंट की बात करते हैं। बैंक अकाउंट में क्या हुआ है, पैसा आया है। कब आया है 31 मई को। 31 को 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट हमने पहली एंट्री जो डाली थी कितनी डाली थी 10,800 की डाली थी। तो ये 10,800, यहां पर भी रुपीज इन 000। ये लिखना आवश्यक है हाँ एग्जाम में भी। 9 जून को क्या हुआ 22 को बाय 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्या कर दिया हमने 1,800 रुपये रिफंड कर दिया। बाकी के पैसे जो है वो पड़े हैं बैंक में, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारा डिबेंचर का फंड जो हम यूटिलाइज करेंगे कोई भी पर्पस के लिए। उसी दिन हम एक खोलेंगे 12% डिबेंचर अकाउंट। ये डिबेंचर अकाउंट जो है वो हमारा क्या बन जाएगा लायबिलिटी 12% डिबेंचर अकाउंट।
9622 बाय 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन में से कितना फंड आया था? 9000। बाय डिस्काउंट से कितना फंड आया है? बाय डिस्काउंट ऑन इश्यू 1000। कुल मिलाकर कितना फंड रहेगा? 10,000। ये 000 है। मान लीजिए कि 30/6 को हम बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हैं या तो नई बुक्स बना रहे हैं, व्हाटएवर। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट एंड डिस्काउंट अकाउंट, दो अकाउंट और बनाते हैं, इसको भी समझ लीजिए। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट में क्या था? फंड आया था और उसके बाद रिफंड भी किया। ये पहले क्रेडिट आएगा बाय बैंक से। कब आया था? 31 मई को 10,800। इनमें से रिफंड कर दिया गया 1,800 टू बैंक। कब किया? 9/6 को। 9/6 को इसको फंड ट्रांसफर कर दिया 12% डिबेंचर अकाउंट में। तो ये अकाउंट जो है वो उसी दिन कंप्लीट हो गया, मतलब इट इज क्लोज्ड। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, इसे हमें पैसा पड़ा रहेगा। ये हर साल धीरे धीरे हम इसको एमोर्टाइज करेंगे, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 9/6 को हमने 12% डिस्काउंट डिबेंचर को ये फंड ट्रांसफर किया था 1000 यानी कि 30/6 को हम बैलेंस मान लो नई बुक ट्रांसफर कर रहे हैं। बाय बैलेंस कैरी डाउन 1000। तो ये अकाउंट में बैलेंस आगे जाएगा, जिसे हमने डिस्कस किया। यस फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमारा इलस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। एंट्रियाज बहुत ही सिंपल है, हालांकि कंपनी अकाउंट आपके लिए नया है। सो यहाँ पर ये पहले सेशन को हम विराम करते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। साथ में आपको अगर लगता है कि मुझे अपनी स्टाइल में कुछ इंप्रूवमेंट वगैरह चाहिए, प्लीज राइट योर कमेंट्स। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक्सप्लेनेशन वगैरह की जरूरत है ज्यादा, तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और सबसे जरूरी प्रैक्टिस करते रहिए। एग्जाम जो है वो जून महीने में आपकी होगी, तो उस वक्त आपको पूरी तरह से सज्ज रहना है। अभी हमारे पास समय जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।